कालका देवी एपिसोड 10। हमें निजात मिल गई है उस वैशी से, लेकिन इन कड़ों वाली जंजीर को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ और कोई पहरेदार नहीं होता। तुम कोई ऐसी चीज़ तलाश करो मेहरुनिसा बहन, जिससे मेरी ये जंजीरें खुल जाएं। कोई बड़ा हथौड़ा या ऐसी चीज़। ये सब कुछ तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। हजारों बार कोशिशें कर चुका हूँ। कलाइयाँ जख्मी हो जाती हैं, पाँव जख्मी हो जाते हैं, कमर दुखने लगती है और कुछ नहीं होता। मेहरुनिसा खुश्क होंठों पर जुबान फेरकर दीवार की तरफ देखने लगी। खींचातानी की ये सारी कार्रवाई मज़ाक़ा हेज थी। ये सब कुछ करना मेहरुनिसा के बस की बात नहीं थी, और अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि बाहर निकलकर कोई ऐसी चीज़ तलाश करें जिससे ये काम हो सके। उसने केशव सिंह से कहा, हिम्मत नहीं हारना केशव सिंह। मैं अगर चाहती तो खुद यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि पहले इससे निजात हासिल कर ली जाए, फिर हम दोनों यहाँ से फरार हासिल करेंगे। केशव सिंह के चेहरे पर शुक्रगुजारी के आसार नजर आए और उसने कहा, जाओ, तुम देर ना करो, जाओ, कोई ऐसी चीज़ तलाश करो जिससे ये कड़ियाँ खुल सकें, और कुछ ना हो तो कम से कम ये कड़ियाँ ही दरमियान से टूट जाएं, काम बन जाएगा। मेहरुनिसा दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी, लेकिन बहरहाल दिल में डर रही थी कि कशकुंदा इस तरह सारा मामला इस वैशी के शानों पर छोड़कर इस तरह बेखबर तो ना हो गई होगी। पहले सिर्फ एक ही कैदी था उसका, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई थी। चलो ठीक है, केशव सिंह के बारे में वो सब कुछ जानती थी, लेकिन बहरहाल मेहरुनिसा के बारे में भी जानती थी। कहीं यूं ना हो कि सारी मेहनत बेकार ही चली जाए, और अब जितना काम हो चुका था, बेचारे केशव सिंह को बेसहारा छोड़ना किसी तौर मुमकिन नहीं था। फिर मेहरुनिसा वहाँ से निकल आई और चारों तरफ भटकने लगी। ये पुरानी हवेली अजीबो गरीब तर्जो तमीर का नमूना थी। पेश दर पेश कमरे, छोटी छोटी राहदारियाँ जिनका कोई जवाब समझ में नहीं आता था। एक तरह से भूल भुलैयाँ बनी हुई थी, और वो इन भूल भुलैयों से गुजर कर चारों तरफ निगाहें दौड़ाती हुई किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थी जिससे केशव सिंह के इन कड़ों की जंजीरें तोड़ी जा सकें। लेकिन यकीन नहीं था ऐसी कौन सी चीज़ हासिल की जा सकती है। एक कमरा था जिसमें वो दाखिल हुई। नीम तारीक माहौल में वहाँ उसे कुछ चीज़ें नजर आईं, और जब उसकी आंखों ने एक वजनी हथौड़ा देखा तो वो चमक उठी। हथौड़ा एक सम से सपाट और दूसरी तरफ से छैनी का साइज डिज़ाइन रखता था। यूं लगता था जैसे इस मकसद के लिए यहाँ रखा गया हो और वो केशव सिंह की जंजीर काट दे। चुनाचे मेहरुनिसा ने फुर्ती से हथौड़े को उठाया, लेकिन जो ही उसका दस्ता पकड़कर वो सीधी हुई, उसे अपने अक़ब में सरसराहटें महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो लोहे का एक जंगला उसके और दरवाजे के दरमियान हायल हो गया था। वो दरवाज़ा जिससे वो अंदर दाखिल हुई थी, अक़बी सम दीवारें सपाट थी और वो छोटी सी जगह थी। वो हैरत से उस हथौड़े को देखने लगी। उसने देखा कि जितनी जगह अपना हथौड़ा उठा चुकी थी वहाँ साकत हो गया है। उसका अगला सिरा ज़मीन पर वैसे ही पड़ा हुआ था, और ये मालूम होता था जैसे वह ज़मीन में पैवस्त हो। चंद लम्हों के बाद मेहरुनिसा की समझ में ये बात आई कि वो हथौड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ थी जिसको दायरे का कंट्रोल कहा जा सकता है, या उसका दस्ता उठाने से आहनी दरवाज़ा छत से निकलकर दस्ता उठाने वाले और दरवाजे के दरमियान हायल हो जाए। नाकाबिले यकीन सी बात थी ये कि ये कैसे सोचा गया था। क्या कशकुंदा उस पर निगाहें रखे हुए है? क्या ये सब कुछ एक स्कीम के मुताबिक है? इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था? हथौड़े के दस्ते को पहले ज़मीन से उठाया और उसके बाद दांत कचकचा कर उसने पूरी कुव्वत से नीचे दबाने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद आहनी दरवाज़ा वापस अपनी जगह चला जाए, लेकिन वो इतना साकत था कि टस से मस नहीं हो रहा था। गोया अब मेहरुनिसा यहाँ कैद हो गई थी। बेचारा केशव सिंह, जिसकी तकदीर में शायद आज़ादी नहीं। फुलादी सुलाहों वाले दरवाजे को देखकर मेहरुनिसा ने उसे बुरी तरह हला हला कर देखा, लेकिन उसमें कोई जुम्बिश नहीं थी। बिल्कुल सोची समझी स्कीम मालूम होती थी, बिल्कुल सोचा समझा मंसूबा था। गोया एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में आ गई थी, और अब वो काला भूत भी मौजूद नहीं था। बहुत देर तक वो जदोजहद करती रही। हथौड़े पर जिस कदर ताकत सर्फ कर सकती थी कर ली, लेकिन एक औरत के जिस्म की ताकत ऐसे कामों में मददगार साबित नहीं होती। फिर जब वो थक गई तो नंगे फर्श पर दीवार के साथ टिक कर बैठ गई। बिलाशुबा ये बात बड़ी ताज्जुबेज़ थी, लेकिन कम अज़ कम मेहरुनिसा के लिए नहीं, क्योंकि अब तक वो जिन हालात से गुजर चुकी थी उसमें ऐसे अनहोने वाक़यात रूनुमा होते थे कि अब किसी भी वाक़े पर हैरत नहीं होती थी। दुख हो रहा था ये सोच सोच कर के केशव सिंह की निगाहें दरवाजे पर लगी हुई होंगी।
उसके दिल में आस पैदा हो गई होगी। हर आहट पर वो इंतज़ार कर रहा होगा इस बात का कि वो वापस पहुंचे और उसे तवील कैद से निजात मिल जाए। दर हकीकत अपनी कोई फ़िक्र मेहरुनिसा ने पहले भी नहीं की थी, अब भी उसे अपनी फ़िक्र नहीं थी। लेकिन बेचारा केशव सिंह किष्किंधा के जाल से निकलने के लिए बेचैन था और उसमें कामयाबी नहीं हुई। अब ये देखना था कि इस कैद में उसका हशर क्या होता है। किष्किंधा को उसकी इस कैद के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं, और उसे जब ये बात मालूम होगी कि उसका मुहाफिज हास मर चुका है तो उसका क्या रद्द अमल होगा। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। बैठे बैठे थक गई थी, फिर वो लेट गई। रोशनदानों से सफ़ेद चांदनी छिन रही थी। अब तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। किसी को उसकी इस उफ्ताद के बारे में मालूम नहीं हो सका था। जो होगा देखा जाएगा, बाढ़ में जाए सब कुछ। बहरहाल रात भी इन्हीं सोचों में गुजर गई। सुबह हुई, फिर दोपहर, फिर शाम। गुप्त अंधेरा फैल गया और अचानक उसे कुछ सरसराहटें महसूस हुई। सामने वाला दरवाज़ा यूं ही था, लेकिन पिछली दीवार खिसक रही थी और उससे रोशनी की लकीर अंदर आने लगी थी। फिर वो दीवार पूरी तरह से हट गई और सामने वही बाग नजर आने लगा जिसे वो देख चुकी थी। हवाओं के झोंके अंदर आए और बड़ी ताजगी महसूस हुई। अचानक ही मेहरुनिसा के बदन में जिंदगी सी दौड़ गई। वो तेज़ रफ्तारी से दौड़कर बाहर निकल आई, मगर बाहर कदम रखते ही ठठक गई, क्योंकि सामने उसे हीरा नजर आ रहा था। हीरा खामोशी से उसे देख रहा था। उसने बड़े सुकून से कहा, आओ, आ जाओ। मेहरुनिसा को एक लम्हे के लिए हैरत हुई थी। हीरा के चेहरे पर गम अंगेज तासुरात थे। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई उसके करीब पहुंची। हीरा के नज़दीक खुश रंग फलों के थाल रखे हुए थे। उसने इसी तरह मदम लहजे में कहा, बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हीरा? मेहरुनिसा ने पूछा। तुम्हारा इंतज़ार। बैठो। ना बैठूं तो? मेहरुनिसा बोली और हीरा अजीब सी निगाहों से मेहरुनिसा को देखने लगा। फिर बोला, तुम क्या समझती हो? इस कैदखाने से तुम खुद निकली हो। जब तुम्हें निकाला गया है तो ये भी सोचा गया होगा कि तुम भाग सकती हो। ये भी सोचा गया होगा कि तुम्हारे भागने का नतीजा बेहतर नहीं निकलेगा और इसके लिए दोबारा तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया होगा। क्या फ़ायदा एक के बाद दूसरी मुसीबत में फंसने से? मेहरुनिसा हैरानी से हीरा की सूरत देखने लगी। फिर बोली, बात तो समझदारी की है, तो बैठो, हीरा ने कहा और मेहरुनिसा गहरी सांस लेकर बैठ गई। देख लेना ज़रूरी था, बात कर लेना ज़रूरी था, उसने आयशा से कहा। तुम्हारा मतलब है हीरा कि अब मैं आज़ाद कैदी हूँ? लो फल खाओ, पता नहीं कब से भूखी हो। इन फलों में कोई खास बात है क्या? मेहरुनिसा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ये दरख्तों से उतारे हुए हैं। कैसे मान लूँ? तुम्हारी सौगंध, हीरा बोला। अरे वाह, कसम भी मेरी खा रहे हो हीरा? हीरा किसी कदर उदासी से बोला। भला क्यों? मेहरुनिसा ने उससे सवाल किया तो हीरा थोड़ी देर तक खामोश रहा। फिर हीरा ने कहा, पहले मैं तुमसे सिर्फ किष्किंधा के हुक्म से मिलता था, अब भी उन्हीं के हुक्म से यहाँ आया हूँ, मगर मेरे मन में तुम्हारे लिए हमदर्दी उतर आई है। तुम मेरी मोहसिन हो, तुमने मुझ पर एहसान भी किया है। मैंने? मेहरुनिसा हैरत से बोली। हाँ, अर्जुन शास्त्री मुझे उठाकर ले गया था, भेंट चढ़ाने की कोशिश की थी, मगर तुमने उस वक्त मेरी मदद की थी। अच्छा, हालांकि मुझे इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, मेहरुनिसा ने कहा। फिर बोली, तो फिर मेरे इस एहसान का बदला भी चुकाओ। कहो, हीरा संजीदगी से बोला। कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। ये फल खाओ, इनमें कोई खोट नहीं है, मैंने खुद दरख्तों से उतारे हैं। वो बोला, खा लूँगी, मुझे जल्दी नहीं। मेहरुनिसा ने कहा, अजीब हो तुम। खैर पूछो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो। बहुत से सवालात हैं, पूछो। पहला सवाल ये है कि जैसा कि तुम कहते हो कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं निकली बल्कि मुझे वहाँ से निकाला गया है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मुझे वहाँ से क्यों निकाला गया है? मुझ पर यकीन करना, मैं नहीं जानता, बस मुझसे कहा गया है कि तुम्हारी हर तरह से मदद करूं। किष्किंधा कहाँ है? हवेली में। उसे मेरी नई कैद के बारे में मालूम था। क्यों नहीं, जो हो रहा है रानी किष्किंधा की मर्जी से हो रहा है। वैसे तुम्हारे लिए वो भी हैरान है। क्यों? हरनाम महाराज और वो बातें करते हैं। किष्किंधा कहती है कि तुम खुद बड़ी शक्तिमान हो, बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन नहीं करती, न जाने क्यों। अब वो मुझसे क्या चाहती है? तुम्हारी सौगंध मुझे नहीं मालूम। हीरा, तुम्हें अर्जुन शास्त्री उठाकर ले गया था। फ़र्ज़ करो अगर मैं उसकी बात मान लेती तो तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई थी। हाँ, और किष्किंधा ने तुम्हारी मदद नहीं की थी। अव्वल तो रानी किष्किंधा काली का जाप करने गई हुई थी और फिर वो अर्जुन शास्त्री से मुकाबला नहीं कर सकती थी। क्या वो अर्जुन शास्त्री के मुकाबले में ज़्यादा क़ुव्वतों की मालिक नहीं है? मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। अच्छा हीरा छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ,
तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? मेहरुनिसा ने पूछा और हीरा चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उदासी से बोला, बस और कुछ नहीं पूछना मुझसे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। फिर मेहरुनिसा खामोश बैठी रही। काफी देर तक वो खामोश रही। उसे ये एहसास हो रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। आसमान पर चांद ने सर उबारा और मसनूई रोशनियां मद्धम पड़ गईं। पूरा खिला चांद। हीरा अभी चांद ही की तरफ देख रहा था। फिर वो आयशा से बोला, ये सब क्या करना है? बस कुछ नहीं, मुझसे यही कहा गया था कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। अचानक ही हीरा अपनी जगह से खड़ा हो गया और जल्दी से पीछे हट गया। तब मेहरुनिसा ने पलट कर देखा। हरी सिंह आ रहा था, शैतान हरी सिंह, जिसके बारे में बताया गया था कि अब वो असली हरी सिंह नहीं है। जय देवी, हरी सिंह ने मेहरुनिसा से कहा। मेहरुनिसा मुस्कुराने लगी, फिर बोली, मैं भी देवी हो गई। आप महान हैं। आइए ज़रा मेरे साथ चलिए। कहाँ? कशकुंदा निवास। ये कहाँ है? ज़्यादा दूर नहीं है। क्या करना है मुझे वहाँ जाकर? मेहरुनिसा ने पूछा। सारी बातों के फैसले वहीं जाकर होंगे। कुशकुंदा देवी आपसे कुछ काम की बातें करना चाहती है। क्या? कौन सी काम की बातें करना चाहती हैं वो मुझसे? मैं नहीं जानता देवी जी, हरी सिंह ने कहा और मेहरुनिसा कुछ सोचकर उसके साथ उठ गई। बाग के 2 दरवाजे थे जहां वो आज तक नहीं पहुंची थी। एक मसनूई पहाड़ी टीला बना हुआ था जिस पर जगह जगह फूलों के झाड़ उगे हुए थे। उस टीले के नीचे एक कद आदम चौकोर दरवाज़ा नजर आ रहा था। हरी सिंह उस दरवाजे से अंदर ले गया। बाहर से कुछ महसूस नहीं होता था और तारीकी नजर आती थी, लेकिन अंदर चौड़ी सी सुरंग थी जहां खूब रोशनियां जगमगा रही थी और ये रोशनियां दीवारों में लगे हुए पत्थरों से उभर रही थी। ये कीमती रंगीन पत्थर सहर ज़दा सी रोशनी बखेर रहे थे। हरी सिंह ने कहा, आगे चलते रहिए, सुरंग काफ़ी लंबी है। कहाँ तक गई है? कशकुंदा के निवास तक। क्या ये कशकुंदा निवास इसी हवेली में है? नहीं। फिर कहीं और है वो? क्या ज़्यादा दूर है? नहीं, बस ये सुरंग तय करनी पड़ेगी। हरी सिंह बड़ा बाअदब नजर आ रहा था और उसे कई कदम पीछे चल रहा था। लंबी सुरंगों में सैकड़ों शीशों की रोशनी थी। उसका अख्ताम एक रोशन दरवाजे पर हुआ और मेहरुनिसा ने उस दरवाजे से दूसरी तरफ कदम रखा। इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी तरफ कदम रखकर उस पर हैबत तारी हो गई थी। ये एक अज़ीमुश्शान गार था जिसकी बुलंदी नाकाबिले यकीन थी। पूरी गर्दन पीछे करके देखा जाता तो छोटे छोटे सुराख नजर आते थे जिनमें ऊपर चांद चमक रहा था। गार ठंडा और पुरसकून था। इसमें पत्थर के स्तून थे और हर स्तून पर खोपड़ियां सजी हुई थी। उन खोपड़ियों के जबड़े हिल रहे थे और आंखों से तेज रोशनियां हारिज हो रही थीं। गार के ऐन दरमियान एक काले रंग का चबूतरा था और उस चबूतरे पर एक भयानक मुजस्मा नजर आ रहा था। उस मुजस्मे के हाथों में कदीम इंसानी खोपड़ियां थीं। बहरहाल इन खोपड़ियों से खून टपक रहा था जो इन संगी मुजस्मों पर जमा हो रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सी खोपड़ियां यहाँ जगह जगह अवेजा थीं। कोई 50 सीढ़ियाँ थीं जो एक प्लेटफार्म पर जाकर ख़त्म होती थी। प्लेटफार्म के ऊपर वाले हिस्से पर एक शिकंजा लगा हुआ था जिसमें कड़े और जंजीरें थी और फिर यहीं कशकुंदा बैठी हुई थी। लेकिन मेहरुनिसा को सबसे ज़्यादा हैरत जिस बात पर हुई वो केशव था जो वहीं जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत फैली हुई थी। फिर उसे देखकर कशकुंदा अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, जय कालका देवी, जय कालका देवी, जय कालका देवी। लेकिन ये कालका देवी कौन थी और कहाँ थी? मेहरुनिसा को इस बारे में कुछ मालूम ना था। वो खामोशी से उसे देखती रही और कशकुंदा आगे बढ़कर उसके कदमों में झुक गई। फिर कशकुंदा ने कहा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन शास्त्री ने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम कौन हो। अब मुझे मालूम हो गया है। क्षमा चाहती हूँ मैं तुमसे। अचानक ही मेहरुनिसा के जहन में एक तजवीज़ आई। जब उस शैतान घर में सारे अमली शैतान ही रहते हैं तो फिर क्यों ना वह मक्कारी से काम ले। चुनाचे उसने गर्दन हम करके कहा, कशकुंदा, जब तुझे हकीकत नहीं मालूम थी तो तूने हमारे साथ वो सलूक क्यों किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था? गलती हो गई थी। तो फिर तू अब बता कि हमें क्या करना है। अर्जुन शास्त्री महान है, मैं उनकी महानत को नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि वो तो कालका देवी को नया रूप दे रहे हैं। कालका मंदिर बनाना चाहते हैं वो, और उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ गुमा दिया है, अपने बदन का गोश्त तक बेच दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि इतना महान आदमी तुम्हारा सरपरस्त है और तुम उसकी बेटी हो। मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि तुम संसार में कालका देवी बनने वाली हो। ये बात तुम्हें मालूम है महादेवी। जब तुम कालका देवी बन जाओगी और कालका मंदिर में सारे जादूगरों की गर्दनें झुकेंगी जो पहले भी कालका देवी के सामने झुकती रही हैं,
तो वो सिर्फ मैं होंगी जो तुम्हारी सबसे पहली दास होंगी। मुझे नहीं मालूम था कालका देवी। अब तुझे मालूम हो चुका है कुशकुंदा। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुझे माफ़ कर सकती हूँ, बहुत मेहरबानी। हरि सिंह, देवी के चरणों में फूल चढ़ाओ। मेहरुनिसा उस वक्त ज़िंदगी में पहली मर्तबा चालाकी से काम ले रही थी और उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कुछ पुरस्कार क़ुव्वतें उसकी मदद कर रही हों। ये सब कुछ उसके जहन का काम नहीं था, बल्कि कहीं और से ये बातें उसके जहन में आ रही थीं। दूसरी तरफ केशव सिंह उदास निगाहों से मेहरुनिसा को देख रहा था। गालबन उसके दिल में यही ख्याल था कि देखो, हर शख्स अपनी बचत के लिए सब कुछ कर लेता है, कोई किसी के काम नहीं आता। और गालबन उसे कुशकुंदा ने सब कुछ बता दिया था। ये भी बता दिया था कि मेहरुनिसा कालका देवी है। उधर मेहरुनिसा अपने तौर पर फैसले कर रही थी। उसने देखा कि हरि सिंह ने उसके कदमों में फूलों के अंबार लगा दिए हैं और कुशकुंदा घुटनों के बल बैठी हुई उसके सामने गर्दन झुकाए हुए है। तब मेहरुनिसा ने कहा, कुशकुंदा, क्या कालका देवी को खून की भेंट नहीं देगी? खून की भेंट दूंगी, इसलिए तो इस पापी को यहाँ बुलवाया है। उसने केशव सिंह की तरफ इशारा किया। ये भेंट हम खुद अपने हाथों से लेंगे। मेहरुनिसा ने किसी और जज्बे के तहत कहा, जो हुक्म महारानी का। मगर सुन, हमें हमारी पसंद की भेंट देगी या अपनी पसंद की? दासी आपकी पसंद की भेंट देंगी महारानी जी, महादेवी जी। ठीक है, इंतज़ाम कर। हरि सिंह ने खुशी खुशी चांदी का एक बड़ा सा थाल मुजस्मे के कदमों में रख दिया और उसके बाद केशव सिंह की जंजीरें खोलने लगा। उसने कहा, महादेवी, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। हमने इसके पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं। इसे देवी कालका के चरणों में जंजीरों समेत लाया जाएगा और यहाँ उसकी बलि दी जाएगी। आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हरि सिंह, तुम इसकी फिक्र मत करो। मेरी शक्ति के सामने इसकी शक्ति कुछ भी नहीं रहेगी। जो हुक्म देवी का। तो क्या मैं इसकी जंजीरें खोल दूं? हरि सिंह ने कहा। हाँ, और खांडा हमारे हाथ में दो, मेहरुनिसा ने कहा और खांडा उसके हाथ में दे दिया गया। ये एक मजबूत फलाद का बना हुआ खांडा था, जिसे अगर पत्थर पर भी इस्तेमाल किया जाता तो पत्थर भी उससे कट जाता। मेहरुनिसा ने खांडा अपने हाथ में ले लिया और फिर उसने अदाकारी शुरू कर दी। एक तरफ हरि सिंह, दूसरी तरफ कुशकुंदा उसके सामने दो जानों बैठ गए। उधर केशव सिंह के हाथों और पैरों की जंजीरें खोल दी गई थी, लेकिन वो पत्थर के बुत की मानिंद अपनी जगह साकत खड़ा हुआ था। और ये बात मेहरुनिसा की समझ में नहीं आ रही थी कि केशव सिंह पर उस वक्त शराफत का भूत कैसे सवार है, जबकि उसने उस देव हैकल दरिंदे को ख़त्म कर दिया था। लेकिन शायद केशव सिंह पर हैरत का गलबा था, वो बात को समझ नहीं पा रहा था। मेहरुनिसा ने आंखें बंद की। जिंदगी में पहली बार ऐसा अमल करने जा रही थी जो उसने कभी नहीं किया था। केशव सिंह उससे कुछ फासले पर खड़ा था और उसूल के मुताबिक उसने खांडे से उसकी गर्दन उड़ा देनी थी। खांडा उसके हाथ में था। वो उसके बाजू इस कदर ताकतवर नहीं थे, लेकिन उस वक्त वो अपने इरादों के तहत अपने बाजुओं की ताकत का बखूबी अंदाज़ा लगा रही थी। जो काम वो करना चाहती थी वो कर सकती थी। उस वक्त अचानक ही उसने खांडा बुलंद किया और केशव सिंह ने आंखें बंद कर ली। लेकिन दूसरे ही लम्हे खांडा कुशकुंदा की गर्दन पर पड़ा और कुशकुंदा की गर्दन कई फुट दूर जा पड़ी। उसके साथ ही कुशकुंदा की चीख सुनाई दी थी। उसका दड़ अलग और गर्दन अलग तड़पने लगी थी और फिर उससे इतना खून बहा कि कोई देखे तो उसे यकीन ना आए। हरि सिंह अपनी जगह से उठा। इसी दौरान जैसे केशव को भी होश आ गया था। उसके चेहरे पर मसरत भरी मुस्कुराहट फैल गई थी और उस वक्त मेहरुनिसा चीही, केशव सिंह, हरि सिंह को पकड़ो। और फिर केशव सिंह ने हरि सिंह की तरफ छलांग लगा दी। हरि सिंह बुरी तरह भागा था, लेकिन केशव सिंह ने झपट कर उसे किसी उकाब की तरह पकड़ लिया और उसके बाद उसने हरि सिंह को सर से बुलंद करके एक नुकीले पत्थर पर दे मारा। इंसानी जिस्म को इस तरह दो टुकड़ों में तकसीम होकर गिरते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन हरि सिंह के जिस्म के दो टुकड़े हो गए थे। एक पत्थर के उस तरफ पड़ा था और दूसरा उस तरफ। गार में उस वक्त जो भयानक मंजर फैला हुआ था वो नाकाबिले यकीन था, लेकिन जो होना था वो हो गया था। भयानक आवाज़ें चारों तरफ उभर रही थी। एक तरफ कुशकुंदा का बदन पड़ा तड़प रहा था और दूसरी तरफ हरि सिंह का। रफ्ता रफ्ता ये दोनों बदन साकित हो गए। दो भयानक लाशें पड़ी हुई थी। केशव सिंह ने मेहरुनिसा को देखा और बोला, मेहरुनिसा बहन, तुमने वो कर डाला जो बहरहाल होना था, लेकिन कब और कैसे ये नहीं मालूम था। मेहरुनिसा पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। अचानक ही उसे यूं लग रहा था जैसे उसने अब तक जो कुछ किया है इसमें उसका कोई दखल नहीं था, बल्कि कुछ और क़ुव्वतें उससे ये सब करवा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, केशव सिंह, तुम बाहर जाओ, सारी सूरत हाल को संभालो,
लेकिन इससे पहले तुम अगर मुझे वीरगढ़ी से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हारा ये एहसान मानूंगी। केशव सिंह ने मेहरुनिसा को हैरानी से देखा और कहा, मेहरुनिसा बहन, अब जबकि मेरी जिंदगी नए सिरे से वापस लौट आई है, आप जाने की बात कर रही हैं। मैं तो चाहता हूं कि नहीं केशव सिंह, मेरे लिए जो बेहतर है अगर तुम वो करना चाहते हो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना फिर तुमसे इजाज़त लिए बगैर मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपके एहसानों का सिला ज़रूर दूंगा महारानी जी, केशव सिंह ने कहा। और उसके बाद उसने मेहरुनिसा की ख्वाहिश के मुताबिक उसे खामोशी के साथ वीरगढ़ी से बाहर निकाल दिया। उसने एक रथ साथ कर दिया था। मेहरुनिसा ने कहा था कि उसे रथबान की ज़रूरत नहीं है, वो खुद रथ चला लेगी, बैलों का साथ काफ़ी है। मेहरुनिसा वीरगढ़ी से आगे निकलकर एक वीरान इलाके में पहुंच गई। अब उसका रुख किसी नामालूम मंजिल की समत था। मेहरुनिसा ने कहाँ जाना था उसे कुछ मालूम नहीं था, बस वो ये सोच रही थी कि वीरगढ़ी के मामला तो ठीक हो गए, लेकिन अर्जुन शास्त्री उसका पीछा छोड़ेगा नहीं, ये बात तो अल्लाह ही जानता था। वो सफ़र करती रही। उसे खुद भी कभी कभी इस बात का एहसास होता था कि उसका बदन बेशक कशका का है, लेकिन रूह तो मेहरुनिसा की ही है। आज तो वो मेहरुनिसा के अंदाज में ही सोचती रही थी। एक बार भी उसने कशका के बदन को कबूल नहीं किया था, लेकिन मेहरुनिसा की रूह होने के बावजूद वो इस कदर खतरनाक हालात का मुकाबला कैसे कर रही थी। ये सब कुछ हो रहा है, उसे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उस वक्त भी वो इस लको-दक मैदान में रथ दौड़ा रही थी। बहुत से ख्यालात दिमाग में आकर गुजर रहे थे। केशव सिंह याद आता था तो एक अजीब सी कैफियत का एहसास होता था। बहरहाल बेचारे की मदद हो गई, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि उससे अर्जुन शास्त्री को कोई नुकसान पहुंचा या फ़ायदा। आखिरकार बैल थक गए, रात हो गई। उस वक्त वो एक ऐसी जगह थी जहाँ सामने ही एक बाग नज़र आ रहा था। बैलों को उसने बाग के किनारे छोड़ा, रथ से नीचे उतर गई और बाग में दाखिल हो गई। अंधेरा होता चला आ रहा था। दूर दूर तक किसी बस्ती के आसार नहीं थे, कहीं कोई रोशनी भी नहीं थी। वो आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर के बाद उसे एक रोशनी नजर आ ही गई। ये रोशनी बाग के दरमियान में दरख्तों से घिरी हुई किसी जगह में से आ रही थी। वो वहां पहुंची तो उसे एक बहुत बड़ी झोंपड़ी नुमा इमारत नजर आई। ज़ाहिर वो रोशनी बदम थी। बहरहाल उसने सोचा कि बाग का रखवाला यहाँ मौजूद होगा। दरवाजे पर आवाज़ दी, कोई है? अगर कोई है तो बाहर आओ, मैं मुसाफिर हूँ, रात हो गई है, मुझे क़याम के लिए जगह चाहिए, जगह दे सकते हो मुझे? कोई है यहाँ? उस वक्त अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, अंदर आ जाओ। मेहरुनिसा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर तेज़ रोशनी हो रही थी। यही रोशनी किसी जगह से छिन रही थी और उसे बाहर से देखा जा रहा था, लेकिन उसे जो कुछ नज़र आया उसने उसे एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। वो इंसानी ढांचा जो मुतहरक था अर्जुन शास्त्री के अलावा किसी और का नहीं हो सकता था। अर्जुन शास्त्री एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और अजीब से अंदाज में उसकी जानिब देख रहा था। ढांचा की आंखों के हला उस पर जमे हुए थे। तब उसके दांत हिले और आवाज़ उभरी, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो ये तुम्हारा बाग है अर्जुन शास्त्री? मेहरुनिसा ने भी अपने आप को संभाल लिया था। कशका, अर्जुन शास्त्री ने कहा। कशका नहीं मेहरुनिसा, तुझे कभी होश आएगा? होश में ही तो हूँ अर्जुन शास्त्री। बेहोश होती तो अपने आप को कशका कहती। तुझे मालूम है तेरे पिता ने मेरे साथ क्या सलूक किया? अरे उसी ने तो इस दुश्मनी की बुनियाद डाली है। अरे वरना तो हम दोस्त थे, गहरे दोस्त। वो अपने धर्म पर कायम था और मैं अपने धर्म पर। ना मैं उसका कुछ बिगाड़ता ना वो मेरा। दोनों अपने अपने काम करते थे। जो मेरा काम था वो मैं करता था, जो उसका था वो करता था। हमने तो इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। बात किसी दूसरे ही की थी, मगर उसने जो कुछ किया उससे हमारी बेटी और धर्म पत्नी मर गई। तू बता क्या करते हम? अपनी धर्म पत्नी और बेटी की मौत को खामोशी से बर्दाश्त कर लेते? जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, तुमने भी जसवंत राय के पूरे खानदान के हाथमे का फैसला किया था। वो हमारा काम था, क्या समझी? वो हमारा काम था पागल। तुझे सही सूरत हाल का इल्म नहीं है। अरे सब अपने अपने काम करते हैं, हमने अपना काम किया। किसी ने हमसे किसी के बारे में मदद मांगी, हमने उसकी मदद की, मगर सामने आ गया तेरा बाप, और यही नहीं, उसने हमारे घर को ख़त्म कर दिया। वो तुम्हारा काम था अर्जुन शास्त्री, और ये मेरे वालिद का काम था जो उन्होंने किया। जसवंत राय मेरे वालिद के भी दोस्त थे और फिर उनके खानदान के हाथमे का मामला था। तुम उसे मारने वाले थे, मेरे वालिद बचाने वाले हाथ बन गए। जो कुछ हुआ वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर हुआ, मगर हमारी बेटी और बीवी तो मारी गई, वो कहाँ से मिलेंगी हमें? इंसान खुद ही गलती करता है और अपनी गलतियों का नतीजा तो भुगतना ही पड़ता है। उसके बाद उसने जो कुछ हमसे छीन लिया वो भी तेरे सामने है। हाँ, उससे मेरे बाप की बड़ाई का एहसास होता है। अगर उसने तुमसे कुछ छीन लिया तो तुम उसे दोबारा हासिल नहीं कर सके। इस तरह तुम मुझे भी कभी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अर्जुन शास्त्री। हमने तुझे कशकंदा के पास भेजा था, साथ रखना था उसका।
केशव सिंह से क्या मिला तुझे? कुशकुंदा के साथ रहती तो संसार के सारे सुख तेरे चरणों में होते, पर तू है ही उल्टी। अरे हम कहते हैं कितना नुकसान पहुंचाओगे तुम बाप बेटी हमें, जवाब दे। मेहरुनिसा हंस पड़ी, फिर बोली, जब तक तुम बुराइयों के रास्तों पर गामजन रहोगे अर्जुन शास्त्री, हमारे हाथों तुम्हें नुकसान ही पहुंचता रहेगा। मैं तुम दोनों बाप बेटी को देख लूंगा, अच्छी तरह देख लूंगा। मेरी बेटी का शरीर है ना तुम्हारे पास, इसलिए आज तक मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब मजबूरी है। कशका का शरीर मुझे वापस कर दो, अब ये तुम्हारे लिए नहीं है, अर्जुन शास्त्री ने कहा, और अचानक ही उसने अपने सूखे हुए हाथों की मुट्ठियों में मौजूद काले रंग के दाने मेहरुनिसा पर उछाल दिए। दाने जमीन पर पड़े और एक रोशन हसार मेहरुनिसा के गिर्द कायम हो गया। वो हसार की कैदी बन गई और अपने हाथों से उन दीवारों को टटोलने लगी जो उसके चारों तरफ बन गई थी और जिनके पार बासानी देखा जा सकता था। लेकिन अचानक ही उसने अपने अकब में एक फनकार सुनी और चौंक कर पलटी। काले रंग की एक नागिन कुंडली मारे बैठी हुई थी। अर्जुन शास्त्री ने दूसरा अमल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, सुन मेहरुनिसा, आज तेरे सामने दो रास्ते हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो अपने मुंह से अदा कर। ये ऐसे बोल हैं जो तुझे हमेशा हमेशा के लिए कालका बना देंगे। ये बोल अपने मुंह से अदा करके तू कालका देवी बन जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से ये अमल तैयार किया है। अगर तूने ये बोल ना बोले तो इसके बाद मैं तुझसे कशका का शरीर छीन लूँगा और तुझे इस नागिन का शरीर दे दूँगा। तू नागिन के रूप में जीवन बताएगी और इसके बाद मैं नहीं कह सकता कि मैं तुझे खुद किसी और का रूप दे सकता हूँ या नहीं। बोल, क्या फैसला किया है तूने? जो बोल तू मुझे बताएगा वो मुझसे मेरा ईमान छीन लेंगे, यही बात है ना? ईमान कौन सी ईमान की बात कर रही है तू? मेरी समझ में तो तेरा ईमान ही नहीं आता। तेरी समझ में अगर मेरा ईमान आ जाता अर्जुन शास्त्री तो तू इंसान ना होता। तेरी समझ में ये कभी नहीं आएगा, क्या समझा? ठीक है, तो फिर तैयार हो जा। आज तुझे संसार में एक नई शक्ल इख्तियार करना होगी। नागिन के रूप में जिस तरफ भी जाएगी लोग तुझे नागिन ही समझेंगे और हर जगह तेरा स्वागत पत्थरों और डंडों से होगा। जा, ठीक है, समझ रही है ना तू? दूसरी सूरत वही है कि मेरी मान ले। थूकती हूँ तेरे ऊपर, जानता है मैं कौन हूँ? अमादुद्दीन की बेटी हूँ मैं। ये मुसीबतें तो मेरा इम्तहान है और मैं इस इम्तहान को पूरे हलूस के साथ दूंगी। तुझसे जो बिगाड़ा जाता है बिगाड़ ले मेरा अर्जुन शास्त्री। ठीक है, देखता हूँ मैं, अर्जुन शास्त्री ने कहा। और अचानक ही मेहरुनिसा ने महसूस किया कि जैसे उसका बदन पिघलता जा रहा है। वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई थी और फिर एकदम उसका बदन हल्का हो गया। फुंकारती हुई नागिन ने अपना फन डाल दिया। मेहरुनिसा को यूं लगा जैसे वो जमीन पर गिर पड़ी हो। उसने उठने की कोशिश की तो नागिन ने अपना सर उठा लिया। तब मेहरुनिसा को एहसास हुआ कि अब वो नागिन के बदन में है और ये हल्का फुल्का जिस्म उसका अपना है और सामने ही कशका का जिस्म पड़ा हुआ है। मेहरुनिसा ने देखा कि अब वो हसार भी उसके गिर से खत्म हो गया है। अब ना वो बोल सकती है ना कुछ कर सकती है, बस फुनकार सकती है। बेशक जिंदगी एक और अलमिये से दो चार हो गई थी, लेकिन वो तो नहीं कर सकती थी जो अर्जुन शास्त्री चाहता है। नतीजा कुछ भी निकले। उसने फन उठाया और सीधी खड़ी हो गई। अर्जुन शास्त्री ने गहरी सांस लेकर कहा, बस भाग जा यहाँ से। और सुन, इस जगह को याद रखना। थक जाए और दिल में ये ख्याल आए कि गलती कर बैठी है और भूल कर बैठी है, मेरी बात तुझे माननी चाहिए थी, तो जगह तलाश करती हुई यहाँ आ जाना। हो सकता है कि मेरे मन में तेरे लिए दया आ जाए और मैं तुझे वापस इंसान बना दूं। लेकिन अगर दोबारा यहाँ आए तो सोच कर आना, वरना वही होगा जो मैंने कहा। इससे अलग तेरी कोई बात मानने वाली नहीं होगी। जा, अब बस इस संसार में भटकती रह। मैं देखूंगा कि तू और तेरा पिता कितने ज्ञान वाला है। अचानक ही मेहरुनिसा की आंखें बंद हो गई। उसे यूं लगा जैसे तेज आंधियां चल रही हैं और तेज हवाओं से उसका बदन इधर से उधर लुढ़क रहा है। उसने हाथों से कोई चीज पकड़ने की कोशिश की ताकि उसका बदन इधर उधर ना लुढ़कने पाए, लेकिन हाथ थे ही कहाँ। वो तो नागिन थी, सिर्फ एक नागिन जिसके बारे में ये अंदाजा भी नहीं था कि किस तरह की है। फिर तेज हवाएं खत्म हो गई और उसके बाद जब मेहरुनिसा ने आंखें खोली तो एक अजीब व गरीब मंजर उसकी निगाहों के सामने था। कुछ आवाजें गूंज रही थी। बदन में पत्थरों की चुभन का एहसास था। उसने आंखें खोलना चाही, लेकिन गनूदगी जैसी कैफियत महसूस हो रही थी। वह मुश्किल तमाम उसने आंखें खोली तो उसका सांस रुकने लगा। ये तो एक बड़ी ही अजीब व गरीब जगह थी। एक बहुत बड़ा स्याह पुरहैबत चबूतरा जिस पर एक नाग बैठा हुआ था। उसका चौड़ा फन फैला हुआ था और गर्दन से नीचे बालों के गुच्छे नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में वहशतनाक सुर्खी फैल रही थी। समझ में नहीं आता था कि वो क्या है। उसके सामने पीतल की एक थाली रखी हुई थी, उसमें दूध भरा हुआ था। चबूतरे के नीचे बेशुमार सांप लहरा रहे थे
उनकी फनकारों से कुर्बो जवार का माहौल बुरी तरह गूंज रहा था। एक लम्हे के लिए मेहरुनिसा अपना वजूद भूल गई। खौफ से उसके बदन में लहरें दौड़ने लगी। वो शदीद बेचैनी का शिकार हो गई। आह, कितना बड़ा दिल लेकर आए, कितना बड़ा सीना लेकर आए कि इन हालात से निमट सके। उसने खामोशी से अपने आप को समेटा और आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ गई। शायद वो सांपों की बस्ती में पहुंच गई थी, लेकिन जाहिर है वो नाग नहीं थी। दौड़ती हुई काफ़ी दूर निकल आई। सांपों का वो अजीम अंबार पीछे रह गया था, लेकिन जब वो थकी और झाड़ियों के एक झुंड में बैठकर सस्ताने लगी तो अचानक ही उसके कानों में एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। तू कौन है अजनबी नागिन? वो एकदम चौंक पड़ी। अपने दाएं सम देखा तो इंतहाई गहरे रंग का स्याह नाग थोड़े फासले पर बैठा था और ये उसकी फुनकार थी, जो आवाज़ बनकर मेहरुनिसा के कानों तक पहुंची थी। मेहरुनिसा ने खौफज़दा लहजे में कहा, तू कौन है? मेरा नाम कारोशा है और मैं शीश नाग का 1000वां बेटा हूँ। मगर तो यकीन कर, मैंने पहली बार तुझे देखा है और इस वक्त देखा है जब तू साम कबीले से भाग कर इधर आई थी। जा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जानने की कोशिश ना कर। ये जानना तेरे लिए बेहतर ना होगा। मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूँ, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। आ मेरे साथ। अगर सांपों के कबीले में नहीं रहना चाहती तो कहीं दूर की जगह हम अपना ठिकाना बनाएंगे। मैं तुझसे कह चुकी हूँ कि मुझे परेशान ना कर, मेहरुनिसा ने कहा और झाड़ियों से निकलकर तेज़ रफ्तारी से चल पड़ी। वह ज़मीन पर रेंगते हुए बड़ी अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। उसका लचकदार स्याह जिस्म बर्क रफ्तारी से सफ़र कर रहा था, लेकिन कई बार उसने देखा कारोशा मुसलसल उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसके बदन में खौफ की लहरें दौड़ रही थी। आह, मैं नागिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ कारोशा, मैं इंसान हूँ। वह दिल ही दिल में सोच रही थी। कारोशा से कहना चाह रही थी लेकिन कह ना पाई। न जाने कितना तवील सफ़र तय कर लिया उसने और फिर अचानक ही कारोशा उसके करीब पहुंच गया। आगे ना जा, आगे ना जा, देख 2 सपेरे सांप पकड़ते फिर रहे हैं, ले जाएंगे तुझे पकड़कर, बाज आ जा। मेहरुनिसा के जहन में एक तजवीज़ आ ही गई। उसने सोचा उस नाग से बचने का यही तरीका है कि वो इस सपेरे के कब्जे में आ जाए। उसने 2 सपेरों को भी देख लिया था जो बीन बजाते हुए उधर चले आ रहे थे, और ये हकीकत थी कि उसकी बीन की आवाज़ पर न जाने क्यों इसके जहन में एक गनूदगी सी छाने लगी थी। कारोशा फिर बोला, देख उधर निकल चल, इन झाड़ियों में। अभी उन्होंने हमें देखा नहीं है, बीन की आवाज़ हमारे हवास छीन लेगी। निकल चल इधर, अभी बचने का यही तरीका है, वरना हम बच नहीं सकेंगे। देख मेरी बात मान ले, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन मेहरुनिसा उस वक्त पैरों की बीन के सुरों में खो गई थी। वो अपने आप को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे संभला नहीं जा रहा था। कारोशा की कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो इस कदर सहरज़दा हो गई कि सपेरे ने आकर उसके फन पर हाथ डाल दिया। सपेरे के साथ एक नौजवान लड़का था। उसने जल्दी से एक टोकरी आगे बढ़ा दी और सपेरे ने मेहरुनिसा को टोकरी में बंद कर दिया। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और कुछ फासले पर कारोशा मायूसी से ये मंजर देख रहा था। उसे बेहद गम था। वो इस नागिन के लिए बहुत परेशान हो गया था। फिर जब सपेरा अपने बेटे के साथ अपने घर की तरफ चला तो कारोशा भी उनके पीछे पीछे था। सपेरे का नाम नारायण था और उसका जवान बेटा बंसी उसके साथ था। एक नई कहानी का आगाज़ हुआ था। जब मेहरुनिसा को होश आया तो उसने अपने आप को टोकरी में बंद पाया और उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ, वो सोचने लगी। माजी के तमाम वाक़यात उसके जहन में ताज़ा हो गए। एक बार फिर अर्जुन शास्त्री ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। बहरहाल जो कुछ हुआ था हंसी खुशी बर्दाश्त करना था। तकदीर के फैसले अटल होते हैं। जो कुछ अर्जुन शास्त्री चाहता है वो किसी तौर मुमकिन ही नहीं है। काली की पुजारन बनने के बजाय वो 1000 बार मौत को तरजीह देती थी। जो चीज़ उसका ईमान कबूल नहीं करता था वो इस पर कैसे अमल कर सकती थी? टोकरी में बंद उसने सोचा कि ठीक है अर्जुन शास्त्री, तुझसे जो कुछ किया जा सकता है तू कर ले, देखूंगी कि कितनी वुस्तें हैं तेरे इस इल्म में। और इसके बाद उसने अपने आप को तकदीर पर छोड़ दिया। लेकिन एक नई दुनिया के बहुत से मसाइल उसकी आंखों के सामने आए। सपेरे नारायण के घर में भी बुरे हालात थे। 3 नौजवान बेटियां थीं, जिनमें एक पुटिया थी, एक रजनी थी और एक पूजा। तीनों बड़ी ही दिलचस्प और हंसने हंसाने वाली लड़कियां थीं, लेकिन नारायण को उनका खौफ बुरी तरह परेशान करता रहता था। नारायण की धर्म पत्नी विद्या बड़ी झगड़ालू किस्म की औरत थी। हर वक्त लड़ती झगड़ती ही रहती थी। पहली शानदार लड़ाई टोकरी में बंद सुनी और जिंदगी के एक नए रूप से दो चार हुई। सपेरा नारायण शायद कहीं से आया था। विद्या ने कहा, क्या ले आए नारायण महाराज? कुछ नहीं, बस थोड़े से गेहूं मिल गए हैं। तू ऐसा कर कि इन्हें चक्की में पीस ले। हाय हाय हाय, चक्की तो जैसे तुम्हारे माता पिता विरसे में छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। लड़ने झगड़ने के अलावा तुझे कुछ और आता है विद्या? पहले आता था, अब नहीं आता।
अब तो यही लड़ाई झगड़ा मेरा जीवन बन चुका है। अरे बाबा, पड़ोस में जाकर चक्की पर ये अनाज पीस ला, रोटी तो पकेगी घर में। पड़ोसी भी तंग आ चुके हैं और मैं पड़ोसियों के तानों से तंग आ चुकी हूँ। कहते हैं कि विद्या, तेरा पति घर में एक चक्की तक नहीं ला सकता, रोज़ रोज़ आ जाती है। पागल, मैं रोज़ अनाज कब लाता हूँ? यह अनाज तो मैं उधार लेकर आया हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर के दरवाजे पर सुबह सुबह उधार वाले आकर दस्तक देते हैं। तुझे क्या, तू तो नहीं जाती उनसे बातें करने के लिए? शर्म से नहीं जाती? कैसे मुंह दिखाऊं उन लोगों को जो उधार दिए जाते हैं और उन्हें उधार वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती। अब लड़े झगड़े जाएगी या जाकर आटा पीसती है? भूख के मारे दम निकला जा रहा है। इतनी आसानी से दम नहीं निकलता नारायण महाराज। और उसे देखो, हाथी का हाथी हो गया है, 6 फुट का कद हो गया है, मगर बाप के साथ टोकरियां लिए जंगलों में मारा फिरता है। अरे मैं कहती हूँ किसी नाग या नागिन ही की बद्दुआ है तुम पर, जो तुम्हारी रोजी रिज़्क इस संसार से मिट गया है। चल ठीक है भाई, रोटी नहीं खिलाती ना खिला। रोटी खाओगे क्या? रोटी खिला रही हूँ तुम्हें अभी। अरे मैं कहती हूँ कि इन टोकरियों को उठाकर बाहर फेंक दो। कोई ढंग का काम करो बाप बेटे, ताकि घर में रोटी तो पके। बाप दादा यही करते आए हैं विद्या। कैसे अपने बाप दादा का काम छोड़ दूँ? वो भी निखट्टू निकम्मे रहे होंगे, उनकी औरतें भी इसी तरह रोती पीटती रही होंगी। चूल्हे में जाएं तुम्हारे माता पिता और पुरखे। पता नहीं मेरे माता पिता को क्या सूझी थी जो मेरा हाथ पकड़कर तेरे हाथ में दे दिया। तौबा है विद्या, तौबा है। माताजी क्यों लड़े जा रही हो पिताजी से? ये गालबन किसी लड़की की आवाज़ थी। तू चुप बैठ, बड़ों के बीच में बोलते शर्म नहीं आती? हथनी की हथनी हो गई है। अरे ले, तेरे पिताजी गेहूं लाए हैं, जा जरा पीस कर ला। लाओ, इतनी देर से सुन रही हूँ पिताजी की बेइज्जती किए जा रही हो। लाओ, मुझे दो, अभी गेहूं पीस कर लाती हूँ। लड़की ने हाथ से थैला लिया और शायद बाहर चली गई। विद्या देवी बकती जगती रही थी और मेहरुनिसा दर्द भरे अंदाज में सोच रही थी कि घराने ऐसे भी होते हैं जहाँ जिंदगी का आगाज़ ही ऐसे होता है और अंजाम न जाने कैसा होता होगा। बहरहाल ये दुनिया के तजर्बात थे। खुद उस पर जो बीती थी, शायद बहुत ही कम ऐसी लड़कियाँ होती हों जिनके साथ वाक़यात ये सलूक करते हों। लेकिन बहरहाल नारायण का घराना बड़ा दिलचस्प था। पूरा दिन दिलचस्प हंगामे होते रहते थे, यहाँ तक कि रात हो गई। और फिर रात का कौन सा पहर था जब मेहरुनिसा ने टोकरी के आसपास किसी नाग के फुनकारने की आवाज़ें सुनी। वो नीम गनूदा कैफियत में थी, लेकिन फुनकारें टोकरी के बिल्कुल करीब थी। चुनाचे जाग गई और फिर उसे चंद ही लम्हों के बाद मालूम हो गया कि वो कारोशा है। मेहरुनिसा दिल ही दिल में हंसने लगी। ये पागल नाग उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। वो नहीं जानता कि असलियत क्या है, लेकिन क्या करती, क्या बताती उसे। काफ़ी देर तक करोशा उसकी टोकरी के गिर्द चकराता रहा। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। बहुत वक्त गुजर गया था और एक बार फिर उसकी आंखों में नीम हाबीदगी की कैफियत थी कि अचानक ही उसके जिस्म को धक्का लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह नीचे गिर रही हो। टोकरी दर हकीकत नीचे गिर गई थी। गालबन वो किसी ऊंची जगह रख दी गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे सारी हकीकत मालूम हो गई। टोकरी को ऊपर से नीचे गिराने वाला भी करोशा ही था, जिसने बड़ी मेहनत करके उसको नीचे फेंका था और नीचे गिरकर टोकरी का ढक्कन खुल गया। मेहरुनिसा ने करोशा को देखा, जो उसके करीब ही मौजूद था और अभी दीवार से नीचे उतरा था। करोशा उसके करीब पहुंचकर बोला, जल्दी से बाहर निकल चलो, इस वक्त सब सो रहे हैं। अगर सपेरा जाग गया तो फिर तुम्हें पकड़ लेगा। मेहरुनिसा ने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद वो करोशा के साथ ज़मीन पर बल खाती हुई आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद करोशा एक नाली के जरिए बाहर निकल आया था। बाहर झाड़ियाँ बिखरी हुई थी। एक दरख्त था जिसके तने के नीचे एक बड़ा सा सुराख था। करोशा ने गालबन उसी सुराख में अपना ठिकाना बनाया था। अंदर जाकर यह सुराख बहुत बड़ा था और इतना कुशादा था कि वो दोनों कुंडली मारकर वहाँ बैठ सकते थे। इस सुराख में दाखिल होने के बाद करोशा ने कहा, फिलहाल यह महफूज जगह है और हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुमने मुझे आज़ाद कराने के लिए बहुत कोशिश की है करोशा। मैं तुम्हारे लिए दीवाना हो गया हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं रहा है। मैं तुम्हें आज़ाद कराए बगैर खुद जिंदा नहीं रहना चाहता था। करोशा, तुम नाग हो ना? हाँ, क्यों? मगर मैं नागिन नहीं हूँ। क्या मतलब? मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम सांपों के पास ऐसी कोई शनाख्त नहीं होती कि तुम नागिन का पता चला सको? तुम क्या कहना चाहती हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा ये बताओ, तुमने पहले कभी मुझे अपने कबीले में देखा? नहीं। वजह बता सकते हो? वजह साफ जाहिर है, तुम किसी और कबीले में रहती होगी। नहीं करोशा,
अपने ख्यालात की तसहीह कर लो। मैं सिरे से नागिन हूँ ही नहीं। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं इंसान हूँ। क्या? करोशा हैरत से बोला। हाँ, मैं इंसान हूँ। करोशा बहुत शदीद हैरत का शिकार हो गया था। उसने कहा, तो क्या इंसानों में इच्छादारी होते हैं? क्या मतलब? हम नागों में जब हमारी उम्र 1000 साल हो जाती है तो ये क़ुव्वत पैदा हो जाती है कि हम अपनी मर्जी से रूप बदल लेते हैं। इंसान भी बन सकते हैं, जानवर भी, जो चाहे बन सकते हैं। तो क्या इंसानों में भी 1000 साल की उम्र हो जाने के बाद ऐसी कोई क़ुव्वत पैदा हो जाती है? करोशा ने मासूमियत से पूछा और महरुनिसा हंस पड़ी। फिर बोली, नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर तुम कैसे कहती हो कि तुम इंसान हो? करोशा, हमारे यहाँ जादू मंत्र होते हैं, वो तो हमारे भी होते हैं। एक जादूगर ने मुझे नागिन बना दिया है। झूठ बोलती हो तुम। सच कहती हूँ करोशा, बिल्कुल सच कहती हूँ। तो क्या वाकई? हाँ करोशा, लेकिन फिर हुआ क्या होगा? मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? करोशा, तुम बताओ, कोई ऐसी तरकीब हो सकती है कि तुम मेरी बात का यकीन कर लो? करोशा एक लम्हे के लिए सोचता रहा, फिर वो आगे बढ़ा। उसने अपना मुंह महरुनिसा के जिस्म से लगा दिया। वो इसके काले, चमकदार और लचकदार जिस्म को सूंघ रहा था। देर तक वो उसे सूंघता रहा, फिर मायूस लहजे में बोला, हाँ, तुम्हारे बदन में किसी नागिन की बदबू नहीं है, मगर ये सब कुछ क्या है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। नागिन या नाग तो इच्छादारी बन जाते हैं, मगर किसी इंसान को नाग बनते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी? छोड़ो, तुम एक सांप हो, मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे? दिल चाहता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। फिर भी मेरी ये आरजू है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूं, वो बोला, और महरुनिसा सोच में डूब गई। उस वक्त तकदीर ने उसे जो कुछ बना दिया था वो अलग ही बात थी, और आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला था वो बिल्कुल अलग। वो उसको अपनी कहानी सुनाने लगी और करोशा खामोशी से फन नीचे डाले ये कहानी सुनता रहा। महरुनिसा की आंखों से आंसू बह रहे थे और करोशा संजीदगी से ये सारी कहानी सुन रहा था। महरुनिसा के खामोश होने के बाद वो बहुत देर तक खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत दुख भरी कहानी है और इस कहानी में बड़ी अजीब व गरीब बातें सामने आई हैं। ताज्जुब की बात है, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में बार बार पैदा हो रहा है। वो क्या करोशा? तुम अपने बाप के पास वापस क्यों नहीं चलेंगी? बेशक तुम्हारा बदन कशका का था, लेकिन तुम्हारी रूह तो महरुनिसा की थी। और फिर तुम कहती हो कि तुम्हारे बाप एक इल्म वाले आदमी थे, वो तुम्हें ज़रूर पहचान लेते। करोशा, मैंने दुनिया बहुत कम देखी है, इसमें कोई शक नहीं है कि तकदीर ने मुझे उन रास्तों पर डाला जिन पर मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। मैं तो माँ बाप के ज़ेरे साया पलने वाली का मासूम सी लड़की थी, लेकिन तकदीर मुझसे कुछ और ही खेल खेलना चाहती थी। मैं कोई रास्ता नहीं जानती, भटक कर कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। ये भी नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उस जगह का नाम हसनपुर था जहाँ हम रहते थे, लेकिन हसनपुर कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं। जिन चक्रों में फंसी रही हूँ, अब तो मैंने उनके बारे में भी तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैं नहीं जानती कि सब कुछ क्या है और मैं किस तरह अपने माँ बाप तक पहुँच सकती हूँ। करोशा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर तक वो वहाँ रुके, फिर करोशा ने कहा, अब तुम क्या चाहती हो? यहाँ से निकल जाओ, ये जगह खतरनाक हो सकती है। मैंने तुम्हें आज़ाद करा लिया है, लेकिन यह हकीकत है कि नारायण तुम्हें तलाश करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोबारा नारायण के हाथ लग जाओ। वैसे वो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम नागन हो ही नहीं, बिला वजह उसकी कैद में रहोगी। एक बात कहूँ करोशा? हाँ कहो। नारायण बहुत अच्छा आदमी है, उसके घर के हालात बड़े अफसोसनाक हैं। 3 जवान बेटियां हैं उसकी। तुम इंसानों के मसाइल नहीं जानते करोशा। इस ज़मीन पर इंसान बहुत मजबूर हैं। बेटियों वाले बेटियों के लिए परेशान हैं। उस घर में 3 लड़कियां हैं और उन लड़कियों के लिए उनका बाप कुछ नहीं कर पा रहा। वो एक मजलूम आदमी है, बेसहारा है। उसके पास अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए कोई रास्ता नहीं है। वह दिन रात उनके लिए परेशान रहता है। मेरे दिल में उनके लिए बड़ा दुख है। करोशा सोचने लगा, फिर उसने कहा, इंसानों का सबसे बड़ा मसाला दौलत होती है। अगर उन्हें दौलत मिल जाए तो उनके मसाइल हल हो जाते हैं। हाँ, इंसान ने अपने ऊपर यही बदनसीबी तारी कर ली है। दौलत इंसान का सबसे बड़ा मसाला है। दौलत सोने के अंबार और चमकदार पत्थरों में छुपी होती है। मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहाँ एक शख्स ने एक बर्तन में पीली दाद के सिक्के दफन किए थे। वो बर्तन इन सिक्कों से भरा हुआ था और उसके बाद वो शख्स मर गया। हम शाम चूँकि ज़मीनों के नीचे नीचे घूमते रहते हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद हमारे इल्म में आ जाती हैं, और क्योंकि हमारे काम की नहीं होती इसलिए बड़ा मसला बन जाता है। क्या वाकई तुम्हें किसी ऐसी जगह का इल्म है? हाँ। फिर हम नारायण को इस बारे में कैसे बताएं? क्या किया जाए?
ये काम मैं कर सकता हूँ, वो बोला, और मेहरुनिसा चौंक कर उसे देखने लगी। तुम? तुम्हें मालूम नहीं, यकीनन नहीं मालूम, क्योंकि तुम नागिन नहीं हो ना। सपेरे और नाग का रिश्ता जानती हो? ये सपेरे बीन की ज़ुबान में हमें बताते हैं कि कितने अरसे वो हमें अपने साथ रखेंगे। हमारे दरमियान जादू मंत्र के ज़रिए मुआहदे होते हैं और हम दोनों उन मुआहदों पर काम करते हैं। हम इन्हें बताते हैं कि हम उनसे क्या चाहते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, और वो हमें बताते हैं। शायद तुम्हें ये बात मालूम ना हो कि जब सपेरों को उनके बाप दादा सांपों के बारे में बताते हैं तो सांपों की फुनकार भी इन्हें बताई जाती है, और इस तरह सांप और सपेरे के दरमियान राब्ता कायम रहता है। मगर ये काम खानदानी सपेरे करते हैं। आम सपेरे ना तो सांप की ज़ुबान को समझते हैं और ना ही इन्हें यह आवाज़ समझाई जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो कारोशा? तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, कारोशा ने अजीब से लहजे में कहा, और मेहरुनिसा खामोश हो गई। जिंदगी का ये रूप भी देखना था। कैसी अनोखी बात थी, बड़ी ही अनोखी। तब मेहरुनिसा ने कहा, क्या तुम मुझे सांप और सपेरों की ज़ुबान समझा सकते हो, सिखा सकते हो? तुम सीखना चाहती हो? हाँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें यह ज़ुबान भी सिखा दूंगा, और वो जगह भी दिखा दो जहाँ सिक्के दबे हुए हैं। तब फिर मेहरुनिसा ने मसरूर लहजे में कहा। इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन शास्त्री किसी ज़माने में अमादुद्दीन का गहरा दोस्त था। बचपन की दोस्ती कभी कभी बड़ी मजबूत और पायदार होती है। हालांकि दोनों के मजहब अलग अलग थे, लेकिन अर्जुन शास्त्री और अमादुद्दीन के दरमियान कभी ये बात नहीं आती थी कि इनका मजहब क्या है। बचपन से निकलकर जवानी की हदूद में दाखिल हुए और उसके बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, और अमली ज़िंदगी ने दोनों को एक अजीब व गरीब उलझन में डाल दिया। अर्जुन शास्त्री ने बेशक ज़बरदस्त उलूम सीखे थे और हासे इल्म का माहिर था, लेकिन एक ज़रा सी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन बन गए। दोनों को शदीद किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ा। अर्जुन शास्त्री जब कभी तन्हाई में होता और गौर करता तो बहरहाल ये बात उसके दिल को लगती थी कि वो अगर बुराइयों के रास्ते पर जा रहा था तो अमादुद्दीन ने अपना सब कुछ छोड़कर नेकियों के रास्ते अपनाए थे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, जबकि उसके भाइयों ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। अमादुद्दीन फितरी तौर पर एक शरीफ आदमी था और उसने बुराई के जवाब में अपने भाइयों के साथ भलाई की थी, लेकिन बहरहाल ये सारा मामला जो हुआ था ये बड़ा अफसोसनाक था। अर्जुन सोचता था कि काश बात इस हद तक रुख इख्तियार कर चुकी होती, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया था। सारी बात हाथ से निकल गई थी। जो कुछ हो चुका था उसे न अमादुद्दीन दुरुस्त कर सकता था न खुद अर्जुन शास्त्री। बीवी और बेटी से हाथ धोने के बाद फिर भला अमादुद्दीन से दोस्ती का क्यों सोचा जाए? और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अमादुद्दीन को वो जिस अंदाज में शिकस्त देना चाहता था उसके लिए उसने बड़ी मेहनत से सोचा था, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं दे रही थी। मेहरुनिसा के बारे में उसका अंदाज़ा था कि अमादुद्दीन की सीधी सादी, मासूम और पर्दादार लड़की है। वो जिस तरह चाहेगा उसे अपने जाल में गिरफ्तार करके उससे काम ले सकता है, लेकिन ऐसा आसान नहीं हुआ था और मेहरुनिसा ने उसे नाको चने चबवा दिए थे। बल्कि हकीकत ये थी कि मेहरुनिसा उसके लिए बहुत बड़ा अजाब बन गई थी और वो अपनी नाकामियों से जंजलाया हुआ था। मेहरुनिसा से कशका का बदन छीन कर उसने उसे नागिन बना दिया था और नागिन निकल गई थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो मज़ीद हमाकत कर बैठा है और अब इस हमाकत का कोई हल उसके पास नहीं है। जब तक कशका के बदन में मेहरुनिसा की रूह थी, कशका का जिस्म तरोताज़ा रहता था और तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती थी उसके बदन की शानो शौकत रखने की। लेकिन दूसरे दिन अर्जुन शास्त्री ने उस बदन से बदबू उठती महसूस की। उसका रंग बिगड़ गया था और अब एक मुर्दा जिस्म तेज़ी से माइल था कि वो अपनी ख़यात खो बैठे। ये देखकर अर्जुन शास्त्री पागल हो गया था। फिर वो मेहरुनिसा चीखता हुआ वहाँ से दौड़ पड़ा। अब उसे उस नागिन की तलाश थी जो उसने अपने हाथ से बना डाली थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके नतीजे में उसे कैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। मेहरुनिसा का अब कहीं पता नहीं था। वो चारों तरफ अब उसे तलाश करता फिर रहा था। उसके हालक से आवाज़ निकल रही थी, मेहरुनिसा वापस आ जा, मेरे सामने आ जा मेहरुनिसा, वादा करता हूँ कि तुझसे कुछ नहीं कहूँगा, तुझे कशका का बदन वापस दे दूँगा। आह, मेरी कशका का चेहरा तो मेरे सामने रहता था, उसका शरीर तो देख लिया करता था मैं कभी। आह मेहरुनिसा, उसका शरीर गल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगी। मेहरुनिसा बेटी, मैं तुझे तेरी मर्ज़ी के खिलाफ कभी मजबूर नहीं करूँगा, मेरी कशका का शरीर बचा ले। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा जंगलों पहाड़ों में चीखता फिर रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मेहरुनिसा कितनी दूर निकल गई है। फिर दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया और मेहरुनिसा की तलाश में नाकाम रहकर जब वो वापस झोंपड़ी की तरफ गया जहाँ कशका का बदन पड़ा हुआ था,
तो दूर दूर तक बदबू के शदीद भुभक्के फैले हुए थे, इतने कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अंदर पहुंचा और उसने कशका के बदन को देखा, जिससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े लिपटे हुए थे और उसके बदन में जगह जगह सुराख हो गए थे। सारा चेहरा गल सड़ गया था, आंखों की जगह गड़े नजर आ रहे थे। अर्जुन शास्त्री दाढ़े मार मार कर रोने लगा। मेहरुनिसा बेटी, मेरी कशका का बदन खराब हो गया। तूने मगर नहीं, तूने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ किया है मैं नहीं किया है। वो रो रहा था, लेकिन मेहरुनिसा इन तमाम हालात से बेखबर करोशा के साथ रात की तारीकियों का सफ़र कर रही थी। करोशा उसे वो खजाना दिखाने ले जा रहा था जो उसने देखा था और जिससे बेचारे नारायण के हालात बदल सकते थे। वो लोग रात की तारीकियों में सफ़र करते रहे। जिस बस्ती से वो गुजर रहे थे वो गहरी नींद सो रही थी और वहाँ मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा तारी था। चांद की पीली रोशनी में ज़मीन पर दो खूबसूरत सांप बर्क रफ्तारी से सफ़र कर रहे थे और उनका रुख उन खंडरात की तरफ था जो अब सामने ही नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद करोशा मेहरुनिसा को लेकर उन खंडरात में दाखिल हो गया। यह भी ज़िंदगी का एक अजीब व गरीब तजर्बा था, जब कोई इंसान किसी सांप की शक्ल में ज़मीन की गहराइयाँ नाप रहा हो और देख रहा हो कि ज़मीन के नीचे की दुनिया क्या है। बहरहाल करोशा अपनी याददाश्त की बिना पर मुख्तलिफ जगहों से गुजरता हुआ आखिरकार एक ज़ेरे ज़मीन जगह में दाखिल हो गया, जहाँ बड़े बड़े ताक बने हुए थे, जहाँ एक बहुत बड़ी मिट्टी की हांडी दफन थी और मिट्टी की उस हांडी में सुनहरी अशरफियाँ लबालब भरी हुई नजर आ रही थी। ये बहुत बड़ी हांडी थी और इतनी अशरफियाँ थी कि उनसे नारायण अमीर कबीर आदमी बन सकता था। मेहरुनिसा को इस बात की खुशी हुई कि वो इंसान होकर किसी इंसान के काम आ रही है। ये तो बहुत बड़ी सआदत होती है कि कोई किसी के लिए ज़िंदगी का ज़रिया बन जाए। बहरहाल करोशा ने उसे तमाम रास्ते समझाए, निशानात दिखाए और उसके बाद दोनों वहाँ से निकल आए। करोशा बाहर एक साफ़ सुथरी और सपाट जगह आने के बाद बोला, मुझे यकीन है कि मेहरुनिसा, तुम नारायण को जो आवाज़ मैंने तुम्हें सिखाई है उसके ज़रिए इस खजाने के बारे में बता दोगी। मुझे उन आवाज़ों की और मशक करा दो, क्योंकि बहरहाल मैं नहीं जानती कि मेरे मुंह से निकलने वाली फुंकारें नारायण समझ सकेगा। तो ठीक है, आज रात यही काम करते हैं। फिर सांपों की ज़ुबान मेहरुनिसा के समझ में आने लगी। सांप एक दूसरे से किस अंदाज में गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन एक नागिन किसी सपेरे को अपनी फुनकार से अपना मकसद समझा सके तो यकीनन ये इंसानी मालूमात में इजाफा भी था और एक हैरतनाक अमल भी। लेकिन जाहिर है करोशा गलत नहीं कह रहा होगा। जब उसकी एक बात सच साबित हो गई है तो दूसरी भी 100% सच होगी। मेहरुनिसा को इस बात का पूरा यकीन था कि उस रात वो करोशा से सारी तफसीलात हासिल करती रही और उसे ये अमल खासा दिलचस्प महसूस हुआ, यहाँ तक कि चांद डूब गया और उसके बाद सुबह के उजाले ने आहिस्ता आहिस्ता सर उबारा तो करोशा कहने लगा, दिन की रोशनी में खबरदार, वहाँ जाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि जिन रास्तों से तुम गुजरोगी उन रास्तों पर जिंदगी नहीं मिलती। मैं जानती हूँ, मेहरुनिसा ने कहा। करोशा दिन भर उसके साथ रहा। दोनों ने अपनी खुराक तलाश की थी जो इन्हीं खंडरात से उन्हें हासिल हो गई थी। फिर जब शाम हो गई तो मेहरुनिसा तैयार हो गई। अलबत्ता जब वो रात की तारीकियों में वहाँ से आगे बढ़ी कि उसने देखा कि करोशा अपनी जगह रुक गया है। मेहरुनिसा ने सवालिया अंदाज में उसे देखा और बोली, क्यों, तुम साथ क्यों नहीं आ रहे? करोशा ने आयशा से कहा, तुम जाओ, मेरा तुम्हारे साथ जाना मुनासिब नहीं है। मेहरुनिसा ने कोई तारुज़ नहीं किया और वो बर्क रफ्तारी से रात की तारीकियों में सुनसान रास्ते तलाश करती हुई नारायण के घर की तरफ चली। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात थी कि वो छुपती छुपाती नारायण के घर में दाखिल हुई तो उसी के बारे में झगड़ा हो रहा था। नारायण का नौजवान बेटा बंसी सर झुकाए हुए बैठा हुआ था और नारायण उस पर बिगड़ रहा था। हरामखोर बांस का बांस हो गया और तमीज़ नहीं आई। क्या खूबसूरत नागिन थी। अरे 4 पैसे तो उसके मिल ही जाते। अरे ऐसे निखर, अपनी माता को देख, ससुरी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे ऐसा निखट्टू जन दिए थे, मैं अकेला जना क्या उजाड़ फूंकूं, क्या कमाऊं। इन्हें देखो, सांड के सांड हो गए और इतना सा काम नहीं किया गया। नागिन को टोकरी में रखा और ऐसी जगह टोकरी रखी कि आसानी से गिर पड़े। ये कहानी अभी जारी है।